हेलो स्टूडेंट्स, मैं हनुमान सैनी श्री भगवान दास तोदी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के बारे में, जो कि पेपर का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा जो एग्ज़ाम का स्कीम है वो क्या होता है, 3 पेपर होते हैं हर सब्जेक्ट के, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट 33 का नंबर का होता है, पेपर सेकंड 33 का होता है, पेपर थर्ड 34 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स के हो गए। और जो एक पेपर जो होता है, चाहे आप पहले की बात करो, चाहे दूसरे की बात करो, चाहे तीसरे की, उसमें मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं आपके टोटल प्रत्येक पेपर में। पहला जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1, वो कैसा होता है, वो शॉर्ट आंसर टाइप होता है। उसका आंसर शॉर्ट में देना होता है और वर्ड लिमिट होती है उसके लिए 20 वर्ड्स, ये ध्यान रखना आपको। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें 18 छोटे क्वेश्चन आएंगे, 18 पार्ट्स में होगा ये, 18 स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखने की बात है। और बाकी आपके जो 4 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक, वो क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो बड़े क्वेश्चन होंगे, और उनमें सब में क्या होगा, अपने को चॉइस मिलेगी। चॉइस कहने का मतलब 2 क्वेश्चन के युग्म में होंगे और उनमें से एक क्वेश्चन अपने आपको सोल्व करना पड़ेगा। और चूंकि हमारे जो यूनिट्स हैं वो कितनी है, हर यूनिट 4 यूनिट है हर बुक में, तो वो 4 यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आपको करना, अटेम्प्ट करना होता है। कहने का मतलब जो पेपर है आपका वो 4 सेक्शन में बटा होगा। ऐसे यूनिट 1 का सेक्शन अलग, फिर यूनिट 2 का सेक्शन अलग, यूनिट 3 का सेक्शन अलग, यूनिट 4 का सेक्शन अलग, इस तरह से। छोटे क्वेश्चन का बात कर लिया हमने, छोटे 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आते हैं और वर्ड लिमिट होती है 20 वर्ड्स की। बड़े क्वेश्चन 2 से 5 तक के जो क्वेश्चन होते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 4 क्वेश्चन, उनमें इंटरनल चॉइस होती है और वो हर यूनिट में से आते हैं। तो एक पहली यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे और उन 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन हल करना है। दूसरी यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही, उसमें से एक करना है। ऐसे तीसरी में 2 क्वेश्चन, उसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है। ऐसे इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होगा। तो ये हुई हमारी बात किस पे, ये एग्ज़ाम की स्कीम पे, ये किस तरह से पार्ट बटे हुए हैं, पेपर बटे हुए हैं और किस तरह से उनमें मार्किंग होती है। तो मैक्सिमम मार्क एक पेपर में 33, दूसरे में 33 और तीसरे में 34 नंबर का होता है। ठीक है, इतनी बात हुई। अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा पेपर फर्स्ट सेकेंड ईयर का, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं आणविक जैविकी। तो इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी अपन आज कर लेते हैं, उसके बाद अगली कक्षा जो होगी उसमें हम उससे आगे के बारे में बात करेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, पेपर का नाम आप देख पा रहे हो ऊपर, पेपर का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये पेपर जो है अपना वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक पार्ट में तो अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या जिसको बोल सकते हैं आणविक जैविकी, और दूसरा जो है बायोटेक्नोलॉजी, ये दूसरा भाग है इसी पेपर का, जैव प्रौद्योगिकी। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस पेपर में। चलो आज बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये आणविक जैविकी है क्या, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आणविक जैविकी के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था, एक साइंटिस्ट हुए हैं वेवर नाम के। तो ये जो साइंटिस्ट थे, क्या नाम है साइंटिस्ट का, डब्ल्यू वीवर, और इन्होंने हमें बताया 1938 में इन्होंने ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम की टर्म दी थी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टर्म देने वाले, ये शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, डब्ल्यू वीवर थे। और इन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। तो उसके लिए कहा इन्होंने कि जो बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जैविक जो वृहद अणु होते हैं, उनके बारे में कहा इन्होंने कि बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स,
लिपिड्स, प्रोटीन्स और एक और बच गया न्यूक्लिक एसिड। ये चार जो हैं वो ये चार क्या हैं, ये चारों बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनकी स्टडी क्या है, उनकी स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। तो जो वीवर जो अपने थे वो उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या दी, उन्होंने कहा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वह विज्ञान है या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से, मैक्रोमोलिक्यूल्स चार हैं, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किस में की जाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में की जाती है। तो इन्होंने इतनी बात अपनी कही। इसके अलावा आगे जो साइंटिस्ट हुए उनमें से किसी ने ये कहा कि बायोकेमिस्ट्री ऑफ जीन। आगे के जो साइंटिस्ट थे उनमें से किसी ने ये कहा कि ये जो जीन के जो प्रोडक्ट हैं, कुछ साइंटिस्टों ने इसकी डेफिनेशन के बारे में कहा कि जीन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं या एंजाइम होते हैं। तो जीन के जो प्रोडक्ट हैं उनकी बायोकेमिस्ट्री मतलब जैव रासायनिकी के बारे में अध्ययन करें। मतलब जीन प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद आगे के जो साइंटिस्ट हुए उनमें से कुछ के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट हुए थे बीडल और टेटम। ये सभी जो आज हम पढ़ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, छोटे क्वेश्चनों के रूप में पूछे जाते हैं, यही नहीं कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं ये अक्सर। बीडल और टेटम से पे पहुंचने से पहले हम एक और साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। दो साइंटिस्ट का एक ग्रुप था, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। तो वो थे वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने बहुत ही 1953 में बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी हमें दी। वो जानकारी क्या थी, इन्होंने डीएनए जो होता है, डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की संरचना के बारे में क्या कहा, डीएनए की जो संरचना है वो कैसी होती है, एक तो इन्होंने कहा हेलिकल होती है, रेखीय नहीं होती। तो पहले तक ये माना जाता था कि डीएनए की जो संरचना है वो रेखीय होती होगी, लेकिन इन्होंने ये बात बताई कि डीएनए की संरचना हेलिकल होती है। और इन्होंने क्या कहा, ये हेलिक्स जो बनी है वो कैसी है, डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंड मतलब द्विरज्जु की है। तो इन्होंने दो बातें जो हमें बताई वो क्या थी, एक तो बताई कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो रेखीय नहीं है, हेलिकल है। और हेलिकल का मतलब होता है कुंडलित, ठीक है। और एक बात बताई कि ये द्विरज्जुक से बना हुआ है। तो इनका जो वाटसन और क्रिक का जो ये डीएनए का जो मॉडल था, डबल हेलिकल मॉडल, कौन सा मॉडल दिया इन्होंने, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है, आगे हम बात करेंगे डीएनए के बारे में विस्तार से। वैसे अभी बता देता हूँ, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इन्होंने जो, हम इसकी बात करते हैं वाटसन क्रिक की, डीएनए के बारे में हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये जो वाटसन और क्रिक थे, इन्होंने दो साइंटिस्ट थे, विल्किंसन और फ्रैंकलिन। विल्किंस, ये रोजेरिल फ्रैंकलिन और विल्किंस जो थे, इन्होंने डीएनए पे क्या किया, एक्सरे
क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का यूज करके। ये टेक्निक जो है याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारे जो साइंटिस्ट थे विल्किंसन और फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का यूज करते हुए बहुत सारी जानकारी जुटाई, और उनके इस डाटा का उपयोग करते हुए, कौन सी टेक्निक के डाटा का, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के डाटा का उपयोग करते हुए वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को उसको बना के बताया, और डबल हेलिकल मॉडल को इन्होंने प्रतिपादित किया। इसके बाद में और धीरे धीरे जैसे जैसे अनुसंधान कार्य आगे बढ़ते गए, कुछ और साइंटिस्ट आए और वो अपनी अपनी बात देते चले गए। तो ये जो वाटसन और क्रिक का जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल था, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत ही, अपन कह सकते हैं कि नींव का पत्थर साबित हुआ। आगे चलकर इसका बहुत यूज हुआ, और यहीं से जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्षेत्र था उसमें एक क्रांति सी आ गई। इसके बाद दो साइंटिस्ट हुए, बीडल और टॉटम। उन्होंने अपनी एक संकल्पना दी। उस संकल्पना को नाम से जाना जाता है वन जीन वन एंजाइम। किस नाम से जाना जाता है? वन जीन वन एंजाइम। तो नाम याद रखना, क्या नाम था उनका? बीडल एंड टॉटम। इन्होंने अपनी कौन सी संकल्पना दी? एक जीन एक एंजाइम। इससे पहले की जो रिसर्च थी, अनुसंधान थे, उससे ये स्पष्ट हो गया था कि जो अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ, वो क्या होता है? डीएनए होता है। तो इतना पता लग ही गया था। फिर इनके जो रिसर्च थी बीडल टॉटम की, उनसे उन्होंने ये कहा कि एक जीन जो वो किसको कोड करता है? एक एंजाइम को कोड करता है। और इस तरह जो जीन का जो उत्पाद है, जीन का उत्पाद वो क्या होता है? एंजाइम होता है। और ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम क्या करते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो ये किसने कहा था? बीडल और टॉटम ने। क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो ऐसे हमारे शरीर में बहुत प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक एंजाइम है, वो एक जीन के द्वारा बनेगा। इसका मतलब बहुत सारे जीन, अलग अलग एंजाइम को कोड करेंगे। इन्होंने इतनी बात कही, वन जीन वन एंजाइम। ध्यान रखना, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। इसके आगे एक साइंटिस्ट हुए फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये एफ जो ग्रिफिथ था, ये भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्य किया। इन्होंने जो बैक्टीरिया पे कार्य करते हुए क्या बताया? इन्होंने बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाया। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन, इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं, अभी सिर्फ हम कुछ बातें कर रहे हैं। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इन्होंने बताया। किसने? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। और इन्होंने काम किया था, जो न्यूमोनिया उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु हैं उन पे इनका काम था। अब आगे अगर हम बात करें तो इसके अलावा और भी कुछ साइंटिस्ट हुए हैं, उनमें से कुछ एक के नाम हम लिख देते हैं। एक साइंटिस्ट हुए थे, साइंटिस्ट का ग्रुप था एक, एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। इनका वर्क भी हम पढ़ेंगे। ये जो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से? एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। इन्होंने जो है ना, बैक्टीरिया का जो जीन ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या जीन ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है बैक्टीरिया में, उसके बारे में आगे जाके बताया कि ये जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? ये डीएनए की वजह से हो रहा है। तो ये जो थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ,
इन्होंने ये तो बता दिया था कि बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब एक तरह का बैक्टीरिया जो दूसरे तरह के बैक्टीरिया में रूपांतरित हो जाता है, इतना तो कह दिया। लेकिन वो रूपांतरण किस वजह से होता है, उस वहां तक ये नहीं पहुंच पाए। तो आगे के जो साइंटिस्ट हुए एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी, इन्होंने अपने प्रयोग संपन्न करते हुए इन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता था उसको ये साबित करके बता दिया कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये डीएनए की वजह से हो रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इन्वेंशन था। तो इन्होंने क्या क्या किया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए के कारण होना बताया। इन्होंने क्या सिद्ध करके बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है डीएनए मॉलिक्यूल के कारण। ठीक है, इतना हो गया। आगे चलते हैं हम कि जो हमारा वाटसन और क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल था उसकी कुछ एक बात कर लेते हैं, और फिर हम बाकी का जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो वाटसन क्रिक का जो मॉडल था, वाटसन क्रिक का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल का जो मॉडल था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का हेलिकल मॉडल, कौन सा, हेलिक्स मॉडल या हेलिकल मॉडल, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं हम। तो ये जो वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था, इसमें उन्होंने क्या कहा था, एक तो बात कही थी कि जो आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ बोले तो हेरिडिटरी मटेरियल। ये हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है उसके बारे में भी अभी बताने वाला हूँ मैं, अभी बात करूँगा। आनुवंशिक पदार्थ जो है, इन्होंने कहा कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है अधिकतर जीवों में, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। एक बात तो ये कही, दूसरी बात क्या कही, ये वो इन्होंने इसके अलावा और पॉइंट कहे कि डीएनए जो है, डीएनए वो क्या है, एक पॉलीमर है, वृहद अणु है। पॉलीमर को बहुलक या वृहदाणु भी बोलते हैं, वृहदाणु। और ये जो आप जानते हो कि कोई भी जो पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, वो बहुत सारी मोनोमर यूनिट से, बहुत सारे मोनोमर्स से रिपीटिंग, उनकी रिपीटिंग यूनिट से क्या बनता है, बहुलक बनता है। तो बहुलक कैसे बनता है, बहुत सारे एकलक आपस में जुड़ते जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, बहुलक बनाते हैं। तो ये डीएनए के बारे में इन्होंने कहा कि डीएनए एक क्या है, पॉलीमर है। किसका है, और वो पॉलीमर मोनोमर से बना हुआ है। अब उस मोनोमर का नाम हम लिख लेते हैं, उस मोनोमर का नाम है